ओके फ्रेंड्स, आज हम 2018 और जीएस के पेपर को शुरू करेंगे, उसको ट्राई करेंगे एनालाइज करने की। ठीक है, ज़्यादा फोकस पेपर सॉल्विंग पे नहीं होगा। पेपर ज़्यादा फोकस आपका किस चीज़ पे होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना चाहिए और फिर आप जब एनालाइज कर रहे हो तो उसमें किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके जी, लास्ट स्टेटमेंट से शुरू करो। इन लोकसभा, इफ ए पार्टी डज नॉट हैव a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as leader of opposition। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या ऐसा कोई रूल पढ़ते हैं कि अपोजिशन पार्टी को एटलीस्ट 75 मेंबर्स मिलने ही चाहिए? नहीं। जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है उसी का लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाता है। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं 75 मेंबर्स वाला, तो हमने कहीं भी फिक्स रूल पढ़ा ही नहीं है। दैट मीन्स ये आपके क्या हो जाती है, इनकरेक्ट है। तीन गया, तीन गया, तीन गया, आंसर आ गया बी ओनली। इन लोकसभा a leader of opposition was recognized in for first time in 1969। अब इस फैक्ट को आपको आने वाले पेपर के लिए भी याद कर लेना है, क्योंकि नहीं पता यूपीएससी कब ये स्टेटमेंट को फिर से यूज कर सकता है। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि ये कब रिकॉग्नाइज किया, 1969 में। दैट मीन्स इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ अपोजिशन वाज, तो ये तो फैक्ट आपका गलत है। अब आपको देख लेना है कि कौन सी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपकी अपोजिशन वाली यहाँ पे बनी थी। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर है 3। एनएसएसओ का 17th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे हुआ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के लिए। इसमें कंसीडर करनी है स्टेटमेंट्स। तीन स्टेटमेंट है। ठीक है, केरला कहता है ए लिटिल इन केरला ए लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड रिपोर्टेड टू हैव रिसीव मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्स अदर देन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, वैसे ये फैक्ट है। ओके जी, बट फिर भी हमें ये पता होगा कि जो केरला के जो ज़्यादातर लोग हैं वो आपके कहाँ पे गए हुए हैं, आपके जो ये वेस्टर्न एशिया साइड वाले रीजन में की हम बात करें, सऊदी अरब वगैरह इधर साइड के रीजन में ये लोग ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी हाउस होल्ड इनकम एग्रीकल्चर के अलावा तो आती है, बट ये आती है नहीं पता, लेकिन यहाँ लिखा ए लिटल ओवर आती है, थोड़ी बहुत आती है। ओके, नहीं पता पर देख लेते हैं। Out of total agricultural household in the country, a little over 60% belong to OBC। अब देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया कि जितने भी हाउस होल्ड के मतलब जितने भी एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड से रिलेटेड लोग हैं वो ज्यादातर ओबीसी कैटेगरी के हैं, 60% से ज्यादा। ये तो बिल्कुल गलत है। कैसे आप कैटेगरी वाइज कैसे डिसाइड करोगे? तो सेकंड गया, सेकंड गया, सेकंड गया, आपका आंसर आ गया 1 and 3। राजस्थान हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज शेयर। ओके ठीक है, अब वो देख लो। अब जो सा एनएसएसओ का आपका अगला सर्वे आ रहा है तो मे भी उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, अगर तीनों फैक्ट है तो उसमें भी आपको ये देखना है कि सबसे गलत फैक्ट होने के चांसेस किसके ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। तो इसमें कौन सा है, और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं रहा वो क्वेश्चन ऐड करना पर्टिकुलर ईयर का, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आपका आंसर क्या आता है, 1 2 and 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिजर्ट एरिया की जो है आपको करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। फिर यूपीएससी आपसे सवाना के बारे में भी देता है, जैसे वहां पे जो दिया था वाटर स्कैरिसिटी और फायर वाला आपसे पूछ रहे हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का पूछ चुका है, जगह जगह से पूछता है यूपीएससी, ये उसका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो आपको ये सारा उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है याद कर लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आपका ऑप्शंस में रिपीट हो चुका है, बहुत बार ऑप्शंस में रिपीट हो चुका है। एक बार पूछा गया था किस एक्ट के अंतर्गत ये बनता है, तो ये बार बार रिपीटेड टॉपिक है। अब भी आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। ओके जी, कहता है एनजीटी एस्टेब्लिश हुआ पाए एन एक्ट से, जबकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्रिएट हुआ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बोर्ड बना नहीं, ये एक्ट के अंतर्गत आता है। अब आपका काम है कि आप बताओ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस एक्ट के अंतर्गत बना था। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। बी कहता है द एनजीटी प्रोवाइड एनवायरमेंटल जस्टिस, प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट, वेयर एज द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रमोट क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स वेल एंड एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, आपकी जनरल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया बी। अब यहाँ से पता होना चाहिए एनजीटी कौन से एक्ट के अंतर्गत आया था। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंतर्गत आया था, कौन से जस्टिस पे, जैसे नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका एयर क्वालिटी
एयर क्वालिटी एक्ट 1981 के अंतर्गत आता है या कौन से के अंतर्गत आता है, उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये आपकी क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को, याद आएगा तो बताऊंगी। ठीक है, तो ये इसके बारे में मतलब आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फिफ्थ। The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती है, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक हो जाता है 9th शेड्यूल कब इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से 9th शेड्यूल आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 8 शेड्यूल थे। अब 8 शेड्यूल कौन कौन से थे वो भी पता होने चाहिए, और उसके बाद उनकी जगह पे नए शेड्यूल्स कौन से आए हैं वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, सेकंड कहता है द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, किसी कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता, और नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, कोई जजमेंट नहीं हो सकती। ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जगह जगह आपके कोर्ट ने ये चीज बोली कि 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कब से? जो भी एक्ट 24 अप्रैल 1973 के बाद से डाले गए उनका जुडिशियल रिव्यू होगा, और यही IR कोहिलो केस 2000 एंड आई थिंक 7 में केस हुआ था। ये ईयर नहीं पता, IR कोहिलो केस 7 में ही हुआ था आई थिंक, तो उसमें भी ये चीज बोली गई थी। और IR कोहिलो केस पे UPSC ने आपका मेंस में क्वेश्चन भी दिया है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन भी तुम्हें मेंस के क्वेश्चंस का हिंट देंगे, और जो तुम्हारे मेंस वाले क्वेश्चन है वो तुम्हें प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस का हिंट देंगे। इसका एग्जाम्पल आगे मैंने ऐड किया है, वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अब तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर ये ऐसा बोला है तो कौन से केस में ये स्टेटमेंट दी गई है, कि कौन से केस में बोला गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी केसेस आते हैं वो सारे आपके 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे। ये कौन से केस में बोला था? IR कोहिलो केस, या फिर 9th शेड्यूल से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका हुआ है, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, या फिर 9th शेड्यूल जो था वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट्स के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं कि अगर एक कंट्री मेंबर बन जाता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ओके जी, पहला, इट विल हैव एक्सेस द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है तो टेक्नोलॉजी को तो सप्लाई करता होगा, दैट मीन्स दिस इज जनरल स्टेटमेंट, ठीक हो जाएगा। सेकंड कह रहा है इट ऑटोमेटिकली, क्या ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद बिकम ए मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, NPT के मेंबर बन जाओगे। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी गलत है। ठीक है, आपको ऐसे वर्ड्स हाईलाइट करने के हैं, ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वहीं पे इसको गलत कर दो, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगला काम होना चाहिए कि नेशनल सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने के लिए क्या कंडीशंस होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, NPT का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि हम किस किस के मेंबर हैं। ठीक है, इस तरीके से एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ इसी चीज पे कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं पिछले सालों के। ठीक है, अब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में बता रखा है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है। ओके जी, डी से शुरू करो। द इंसेंटिव, क्या है ये? पहले इंसेंटिव है, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द मर्चेंट फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट बाय देयर कस्टमर थ्रू पॉइंट ऑफ सेल मशीन और डेबिट कार्ड। कि ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? डिस्काउंट। ठीक है, ओके जी, ध्यान देना इस चीज को। सी कहता है द चार्ज, ये क्या है? चार्ज है। ओके जी, to a merchant by a bank for accepting payment from his customer through the bank's debit card। तो फिर सी बात है, अगर अगर जो आपके जो भी कस्टमर्स जो होते हैं वो मर्चेंट को अगर पेमेंट दे रहे हैं आपके डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, तो आपके मर्चेंट्स को कुछ अमाउंट पे करने पड़ते हैं ना आपके बैंक को। क्यों? क्योंकि वो आपका जो है वो सिस्टम यूज कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो जो भी आपको पैसा देना पड़ता है, जो भी चार्ज देना पड़ता है, उसमें आपका डिस्काउंट हो जाता है। दैट मीन्स आपका आंसर तो यही होता है, बट फिर भी बी कहता है द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक टू देयर कस्टमर। कौन सी अमाउंट होती है भाई जो बैंक पे करते हैं अपने कस्टमर को वापस से जब वो डेबिट कार्ड को यूज करते हैं? ये तो बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है। द इंसेंटिव गिवन बाय ए बैंक टू ए मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू द डेबिट कार्ड परटेनिंग टू दैट बैंक।
बिल्कुल नहीं। इंसेंटिव कैसे देगा अगर वो उस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है बैंक की, दैट मीन्स वो फैसिलिटीज का यूज कर रहा है। और एमडीआर उस टाइम पे बहुत न्यूज में रहा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। अब जब नहीं पता था कोई बात नहीं, अब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, विद रेफरेंस टू इंडिया का डिसीजन है टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है कि आपको पता होना चाहिए इक्वलाइजेशन टैक्स होता क्या है। 6% है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। किस पे लग रहा है? नॉन रेजिडेंस एंटिटी पे लग रहा है। पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या है आपका? फैक्ट है। फैक्ट क्या होते हैं? गलत होते हैं, गलत मान, ठीक है। Non-resident entity that offer advertisement services in India can claim a tax credit in their home country under the double tax avoidation। वो नहीं कर सकता। अगर हम लगा रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स वो वहां पे नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है? गलत। नीदर वन नीदर टू, ये आपका आंसर आ जाता है। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके 9th पे। ओके जी। FRBM एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए टॉपिक। FRBM एक्ट के बारे में पूछ रखा है। रिव्यू कमेटी रिपोर्ट है, रिकमेंड करती है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 60%। उस टाइम पे आई थी जब ये करंट अफेयर्स में थी, तो ये न्यूज ठीक हो जाती है, करेक्ट स्टेटमेंट थी। बट उसके बाद भी क्या चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए FRBM एक्ट जो आया था वो कब आया था, उसके अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट होती हैं जो कि आपके बजट में पेश की जाती है। क्योंकि एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और कौन से जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, वो आपकी जो डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं वो कहाँ पे लिखा है, किसके अंतर्गत आता है, तो वो भी FRPM एक्ट के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने उस टाइम पे, तो ये पता होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है जो फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट होती है, जिसमें मल्टीपल फैक्ट्स दिए होते हैं, मल्टीपल लाइंस में वो फैक्ट दिए जाते हैं, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब भी उसको हम ठीक मानेंगे। क्योंकि इतने सारे जो फैक्ट्स दे रखे हैं वो इतने बड़े पैराग्राफ में, उनके गलत होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। ये तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस को खुद से एनालाइज करोगे। मैं क्वेश्चंस को आपको बता रही हूँ कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके अप्रोच मेरी अप्रोच से ज़्यादा सही हो, वेल एंड गुड। हो सकता है कि आपको नहीं पता, आइडिया लग जाता है, ओके। लेकिन चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप खुद से करके देखोगे, दूसरे के करने से कभी नहीं होगा, ये भी सच्चाई है। सेकंड कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटी ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 49% जीडीपी। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, एज कम्पेयर टू। हमने पीछे क्या देखा, जितने भी हमने जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर किए उसमें हमने यही देखा है, जब भी दो दो सिचुएशंस, दो क्वांटिटीज, दो पर्सन्स, दो कम्युनिटीज, किन्हीं के बीच में भी अगर आपसे कंपैरिजन कर पूछा है तो उसमें गलत होने के चांसेस क्या होते हैं आपके, बढ़ जाते हैं। स्टेटमेंट हो गई गलत। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन ऐसी चीजों पे ध्यान देना है क्योंकि जो फैक्ट मतलब ऐसी जो चीजें होती है समटाइम वो गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है, पर जरूरी नहीं हमेशा हो। इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू द लेटर। इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की परमिशन के बिना लोन नहीं ले सकती अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार की केंद्र सरकार के प्रति कोई ना कोई आपकी लाइबिलिटीज रह जाती है। ठीक है, दैट मीन्स उसको सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऐसा है ना कि एक स्टेट, मान लो स्टेट जब भी लोन लेता है तो ऑब्वियस सी बात है वो किसको नॉमिनी बनाता है, तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाता है। अगर उसने पहले से ऑलरेडी लोन ले रखी है, उसकी हालत इतनी खस्ता है वो चुका नहीं सकता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो स्टेट लोन नहीं ले सकता। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज बोली गई है। दैट मीन्स आपका 1 and 3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ही रोट बायोग्राफी ऑफ मेजिनी गरीबाल्दी शिवाजी श्री कृष्णा की है। अमेरिका में वो रहे हैं कुछ टाइम के लिए और सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट हुए। कौन है? तो ये तो सबको पता है कि जिसने भी आपकी स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी। कुछ नहीं पता होगा तो ये पता होगा कि शिवाजी मैजनी से, क्योंकि उनके गुरु रह चुके हैं वो मैजनी, अमेरिका में रहे थे, सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट हुए थे। कौन? लाला लाजपत राय जी। अब यहाँ पे अगर नहीं पता तो मोतीलाल नेहरू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो आदमी हो ही नहीं सकता। उसके बाद है अमेरिका वगैरह से इनका भी कोई रिलेशन नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपको क्या करना है कि अरविंदो घोष किस से जुड़े हुए थे, कौन सी समिति से जुड़े हुए थे, क्या था क्या नहीं था। अब लाला लाजपत राय का इन्होंने ऑप्शंस दिया है, यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है, लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने कौन कौन सी बुक्स राइट की हैं वो पता होना चाहिए। बिपिन चंद्र पाल जी किससे रिलेटेड थे वो पता होना चाहिए। अगर इनके साथ जो ट्रेजिडी हुई थी उस टाइम पे साइमन कमीशन वाली, वो ट्रेजिडी का पता होना चाहिए क्या था क्या नहीं था। क्योंकि ये जो है आपकी क्या बोलते हैं उसको, आर्य समाज से भी रिलेटेड है। ठीक है, इन सब के बारे में अब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ओके जी। जस्ट देखो पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? क्योंकि
देखो 2014 में ना आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था आपका आधार कार्ड से रिलेटेड, ठीक है, और एनपीआर से रिलेटेड, दोनों को कंपेयर करके दोनों स्कीम्स के बारे में पूछा गया था। तो और ये क्वेश्चन है आपका 2018 का, इसमें आधार कार्ड को पूछ रखा है कि क्या आप उसको एज अ सिटीजन प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल यूज कर सकते हैं नहीं। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो मुझे लगा कैन भी यूज किया जा सकता होगा, तो मैंने इसको ठीक माना था, बट ये नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ना 2018 में की जो केस हुआ था पुत्तु स्वामी केस, उसमें भी ये चीज बोली थी। उसके बाद 2022 में भी हाई कोर्ट ने भी ये चीज बोली है, बट हालांकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपका सुपीरियर होता है, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तु स्वामी केस 2018 और बॉम्बे हाई कोर्ट है आई थिंक, उन्होंने भी ये चीज बोली है कि आधार कार्ड को एज अ से प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं बोला जाता, क्योंकि ये आधार कार्ड एक्ट में खुद ब खुद दिया हुआ है कि इसको यूज नहीं कर सकते। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे उठ के ये आना चाहिए कि फिर जो है आपके एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आप किसको यूज कर सकते हो। जैसे आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसको यूज किया जा सकता है एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो यहाँ से आपका अब टॉपिक उठ के आ जाता है सिटीजनशिप वाला, कि आर्टिकल नंबर कौन कौन से हैं, कौन से पार्ट में दी हुई है, आपकी पार्लियामेंट क्या बोलती है, कि आपकी पार्लियामेंट ये बताती है कि कैसे कैसे सिटीजनशिप ले सकते हो या कौन कौन सिटीजन होंगे, दोनों में से एक ही चीज बताती है। उसके बाद पार्लियामेंट को ये सॉरी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है वो दो में से एक ही चीज बताई गई है। क्या? क्या वो आपको बताना है कि वो क्या चीज बताई गई है, कि क्या उसमें वो प्रोसीजर है कि किस तरीके से आप सिटीजनशिप, मतलब कौन कौन उसके सिटीजन होंगे या कैसे कैसे आप सिटीजनशिप ले सकते हो, ठीक है। जैसे बाय बर्थ, बाय डिसेंट, इस तरीके से। तो उसमें क्या है कि अब आपको सिटीजनशिप वाला, क्योंकि यही फिर आगे यूपीएससी ने सिटीजनशिप पे रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता चल गया, इसके बारे में पता होना चाहिए। वंस इश्यू आधार कार्ड कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड, नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, किया जा सकता है। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें ध्यान देना है कि आपके जो प्रीलिम्स है वो मेंस के टॉपिक्स बताएगा, और मेंस जो है वो प्रीलिम्स के टॉपिक भी बताता है। तो ऐसा नहीं होता कि टॉपिक सिर्फ आपके रिपीट होते हैं, प्रीलिम्स के पेपर के प्रीलिम्स के पेपर से ही रिपीट होता है, ऐसा भी नहीं होता है। टॉपिक्स आपके वो थीम्स उठाते हैं, थीम्स आपकी मेन से भी उठ सकती है, प्रीलिम्स से भी उठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड ऑयल इज मोर देन दैट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन लास्ट 5 ईयर, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। देखो वैसे भी हम इतना तेल ऑयल मंगाते हैं, अब ये स्टेटमेंट गलत कहाँ पे होती, अगर यहाँ पे लिखा होता इन कॉन्टिन्यूसली, अगर यहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है ना कॉन्टिन्यूसली, कि हम क्वालिटी ऑफ इंपोर्ट करते आ रहे हैं लगातार 5 सालों में, ज्यादा ही है, लगातार चीजें हो रही हैं, तो उसमें समटाइम ऐसा हो सकता है कि ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, बट मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एडिबल ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, ज्यादा बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। Second, a government does not import any custom duty on all the imported edible oil as a special case, सभी पे नहीं करती है, ऐसा नहीं होता, सभी पे नहीं, किसी हो सकता है कि किसी खास एडिबल ऑयल को छूट दे रखी हो, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सभी पे नहीं करती। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, गलत। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट। अब आज के टाइम पे क्या है कि वो 2018 की बात है, 2024 के पेपर के लिए आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देख लो किसका इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हो, किसका एक्सपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हो, ये चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात हो जाती है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा केस जिसपे कि आपको कस्टम ड्यूटी से छूट मिली हुई हो। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली बात है ऑप्शन से ज्यादा। इन्होंने बोला है हैव और हैज और हैव श्रंक इमेंसली, एक्सेस हो, एक्सेस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो हम और कुछ नहीं पढ़ते, तो हम ये चीज जरूर देखते हैं कि न्यूज ब्लैक सी वगैरह मोस्टली न्यूज पे रहता है, तो हम श्रिंक सब हो रहे हैं, हर चीज हो रही है, इंडियन ओशियन हुआ, पैसिफिक ओशियन, हर चीज श्रिंक हो रही है, लेकिन उन्हें कहा है इमेंसली श्रिंक हुआ। तो करंट अफेयर्स में भी हम ये चीज कभी नहीं पढ़ी ब्लैक सी के बारे में या इनके बारे में, तो कि वो इमेंसली हुआ ही है श्रिंक यहाँ पे, ठीक है। और वो भी किससे है, लास्ट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। अब आपका बी ऑप्शन तो गया, बी ऑप्शन चाहते ये गया, अब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 1 and 3, ठीक है। अब जो ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको ये पता हो कि यहाँ की लोकेशन क्या है, नहीं पता कोई बात नहीं, क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं हुआ था, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अरल सी कहाँ पे है, ब्लैक सी कहाँ पे है, लेक बहकाल तुम्हारी कहाँ पे आती है, कौन सी कंट्रीज में ये सिचुएटेड है, ठीक है, उस टाइम पे। क्योंकि अरल से ही एक ऐसा सी है जो 75% तक जो है वो पूरी तरीके से श्रिंक हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम पे यूएसएसआर का विभाजन हुआ था, और उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के चक्कर में वो चीजें शिफ्ट वो हुई थी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो पता होना चाहिए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जो है चालू करता है। अब उनके बारे में आपको मिनिस्ट्री इंटरनेशनल के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा बहुत इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये ऑप्शंस दे दिए उन्होंने। क्वेश्चन नंबर है 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ये आपका क्वेश्चन है आई थिंक, ये क्वेश्चन पूछा था आपका 2018 का पेपर है ना, तो ये आई थिंक 2015 या मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट ये पीवाईक्यूज है। तो पीवाईक्यू में पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा था, और उसके बाद 2018 में इसको ऑप्शन बना के दे दिया। और यहाँ से भी क्या पूछ रहे हैं वो, कि हेल्प इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन में प्रमोट करता है, और ये क्या करता है, लॉन्च किया है रुपे कार्ड एज अ कार्ड पेमेंट स्कीम, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा पीवाईक्यूज। उसके बाद 2018 में इसी को ऑप्शन बना दिया और पूछा कि फॉलोइंग्स लिंक ऑल द एटीएम को कौन लिंक करता है, तो वो भी कौन है आपका, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि पहले उन्होंने डिटेल में पूछा हो और नेक्स्ट टाइम वो आपको ऑप्शन बना के दे दे, या ऐसा हो सकता है कि अब उन्होंने ऑप्शन बना के दे दिया, नेक्स्ट टाइम वो उसको पूछ ले। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड के बारे में पता होना चाहिए, एनपीसीआई के बारे में पता होना चाहिए, कौन से एक्ट से आता है, क्या चीज़ है, कैसे ये हुआ था, क्या काम करता है, ठीक है। और आरबीआई तो ऑब्वियसली बात है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी का। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और अपनी जो भी कोई भी सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।